नमस्कार। आज की क्लास में राशियों के बारे में, उनके जो स्वामी हैं, ग्रहों के और उनके उच्च नीच स्थिति के बारे में, मैत्री, डिग्रियां, दृष्टियां, गोचर, दशा इत्यादि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सबसे पहले कुल 12 राशियां हैं। 12 के यहाँ नाम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के स्वामी हैं मेष का मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन राशि के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के गुरु। 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की उच्च स्थिति है कि मेष राशि में सूर्य जो है उच्च का होगा, चंद्रमा वृष में उच्च का होगा, मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होगा, बुध जो है कन्या राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि तुला राशि में, राहु वृष और मिथुन में उच्च का होगा, केतु जो है वो वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के होंगे। इन राशियों की निम्न स्थिति यह है कि अगर सूर्य जो है मेष राशि में है, जैसे यहाँ पर अगर मेष राशि है, मेष राशि का लग्न है और सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ तो उच्च स्थिति हो गई। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाएगा तुला में, तो यहाँ पर बैठा सूर्य जो है वो निम्न स्थिति देगा। तो इसी तरह से चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है उच्च का, तो वृश्चिक में वो निम्न का हो जाएगा। मंगल अगर मकर राशि में उच्च के हैं तो कर्क राशि में यहाँ निम्न के हो जाएंगे। इस तरह से ग्रहों की उच्च और निम्न स्थिति हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मित्रता में, मैत्री में ये देवताओं की लिस्ट है और ये दानवों की। देव आपस में अति मित्र हैं और दानव आपस में अति मित्र हैं। बुध जो है वो समभाव में रहते हैं, लेकिन बुध की इन दानवों से मित्रता है और देवताओं में मंगल और चंद्र से इनकी शत्रुता है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य से इनकी मित्रता है। डिग्रियों के बारे में भी बता चुका हूँ मैं कि 0 से 6 डिग्री तक का यदि भोग काल है ग्रहों का, तो 25% का ही रिजल्ट दे पाएगा। यानी कोई ग्रह यदि उसकी डिग्री जो है वो 4 डिग्री का है, तो उससे जो रिजल्ट दे पाएगा वो सिर्फ 25 डिग्री ही दे पाएगा। इसके अलावा 6 से 12 डिग्री पे 50% फल देगा, 12 से 18 पर 100% फल देगा, 18 से 24 पर 50, 24 से 30 पर 25, 0, 29 और 30 डिग्री यदि भोग काल है तो ऐसा ग्रह जो है वो 0% फल देगा, कोई फल दे नहीं पाएगा। आगे दृष्टियाँ। बृहस्पति, राहु और केतु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। मंगल 4, 7, 8, शनि 3, 7, 10। 7वीं दृष्टि जो है वो हर ग्रह की है। हर ग्रह अपने जहां बैठा है उससे 7वें भाव को, 7वें स्थान को अच्छी तरह से देखेगा। अब जैसे यहाँ पर यदि बृहस्पति बैठे हैं, गुरु यहाँ पर हैं, तो गुरु जो है वो 7वें स्थान को भी देखेंगे, 5वें स्थान को भी देखेंगे और 9वें स्थान को भी देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5वें स्थान को, 6, 7 7वें स्थान को, 8, 9 9वें स्थान को।
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दृष्टि है, तो गुरु की ये दृष्टि 4 घरों को प्रभावित करेगी, जिसमें वो स्थित है उस घर को तो प्रभावित करेंगे ही, 5वें, 7वें और 9वें घर को भी प्रभावित करेंगे। इस तरह से मंगल, शनि भी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से चौथे, 7वें, 8वें, तीसरे, 7वें या 10वें घर को प्रभावित करेंगे। आगे की क्लास में सबसे पहले हम आपको बताते हैं भाव एवं भावेश। भाव देखें, ये फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, इसको लग्न का घर भी कहते हैं। तो ये लग्न है। लग्न जो है वो जो काल पुरुष है, काल पुरुष का या कह लीजिए जातक का सब कुछ यही है। यहीं से उसके व्यक्तित्व का, उसकी ऊंचाई, उसका स्वभाव, उसका रंग, उसका रूप, उसकी स्थिति, उसकी बाल्यावस्था में मृत्यु या जो भी कुछ है वो सब पहले घर से ही देखा जाएगा। तो ये जातक का घर है। यहाँ से जातक के बारे में यदि पता करना है तो पहले घर से देखा जाएगा, यानी लग्न से देखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घर है ये जातक के लिए। दूसरा घर है, ये कुटुंब का घर है, इसे धन का घर भी कहते हैं, इसे धन का घर भी कहते हैं। और यहाँ से कुटुंब के बारे में भी पता करेंगे। कुटुंब, परिवार। तीसरा घर जो है पराक्रम का है। चौथा घर जो है ये माता का घर है, इसे सुख का घर भी बोलते हैं, सुख सुविधाओं का घर। पांचवा घर जो है वो संतान का घर है, ये शिक्षा का घर भी है। छठा घर जो है वो ये कंपटीशन का घर है, कंपटीशन, जॉब। अगर ये देखना है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी तो उसको छठे घर से देखेंगे। ये घर रोग, ऋण और रिपु का घर भी कहते हैं। किसी के बारे में पता करना है कि उसको कोई रोग होगा या नहीं होगा, या उस पर कर्जा कितना हो सकता है, या उसके शत्रु कितने होंगे, तो इस छठे घर से देखेंगे। सातवां घर जो है वो पार्टनर का घर है। ये पत्नी का घर भी है। अगर जातक जो है वो पुरुष है तो पत्नी, और पत्नी है महिला है तो ये पुरुष का घर है, उसके पति का घर है। इसको मदन भी बोलते हैं। ये आयु का घर है, यहीं से आयु मतलब जीवन उसका कितना होगा। ये घर जो है वो धर्म का घर है। ये घर विदेश का भी है कि विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। ये घर उच्च शिक्षा का भी है। दसवां घर जो है ये घर कर्म का घर है, प्रोफेशन का घर है। जातक व्यापार करेगा या नौकरी करेगा वो इस घर से पता लगता है। इसके बाद ये घर जो है वो लाभ का घर है, इसको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। ये आय का घर है। और 12वां घर है ये व्यय का घर है, इसे मोक्ष का घर भी कहते हैं।
विदेश में यात्रा का तो यहाँ से देखेंगे, लेकिन विदेश में सेटलमेंट का घर यहाँ से है। लोग पूछते हैं कि विदेश में सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी। इस तरह से हर घर से क्या देखना है वो देख लेंगे। देखें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे सामने जो प्रश्न है वो इन्हीं 4 भागों में हम बांट सकते हैं। धर्म के बारे में प्रश्न हो सकता है कि जो जातक है वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, नहीं उसके वो धार्मिक होगा कि नहीं होगा, दानव प्रवृत्ति का होगा, उसके स्वभाव कैसे होंगे, तो ये धर्म के बारे में हो गया। उसकी संतान कैसी होगी, उसकी शिक्षा होगी कि नहीं होगी, तो ये धर्म से जैसा। अर्थ मतलब वो पैसा कितना कमाएगा, धनोपार्जन कैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो खर्च कितना होगा, खर्च से ज़्यादा कमा पाएगा या कम कमा पाएगा, तो यहाँ अर्थ के बारे में। काम का मतलब हो गया कि कोई कामना करना, जैसे घर की कामना करना, पत्नी की कामना करना, तो ये काम हो गया। और मोक्ष का मतलब है कि फुर्सत मिल जाना, इस जीवन से ठीक ठाक सब कुछ अपना धर्म का पूरा करते हुए और अंत में कल्याण को जाना, किसी कार्य को पूरा कर लेना भी मोक्ष कहलाता है। तो यहाँ से देखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला घर यानी फर्स्ट हाउस, यहाँ से कोई धर्म की बात होगी, जातक के बारे में या कुछ, तो पहले घर को देखेंगे। दूसरे घर को देखेंगे अगर अर्थ की बात, धन हम लिखा कि धन का घर कहते हैं इसे, तो अर्थ की बात होगी तो दूसरे घर को देखेंगे। काम का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ कामना करेंगे तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो हम तीसरे घर को देखेंगे। मोक्ष, सुख प्राप्त करना, माता का सुख प्राप्त करना या मकान की कामना करना, गाड़ी लेना, सुख सुविधा जो भी होगी वो चौथे घर से देखेंगे। फिर दोबारा 5वें स्थान पे आ जाएंगे। अगर धर्म की बात होगी तो क्योंकि ये संतान का घर है, शिक्षा का घर है, तो भी फिर 5वें घर को भी देखेंगे। और अर्थ की बात होगी तो छठे घर को भी देखेंगे, क्योंकि पैसा कितना भी कमा लें, अगर किसी के रोग हो जाता है, ज़्यादा ऋण हो जाता है, उधार हो जाता है या शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर नष्ट होना है। तो छठे घर को देखेंगे। 7वें घर को अगर काम की बात है, पार्टनर की बात है, पत्नी सुख जो है, वो सब यहाँ से देखेंगे। और जीवन और आयु के बारे में देखना है तो 8वें घर को देखेंगे। फिर इसके बाद धर्म की जहाँ बात आएगी तो वहाँ 9वें घर भी शामिल होगा, ये वाला घर। और अर्थ की जहाँ बात होगी, जब कर्म का घर है, प्रोफेशन का घर है, व्यापार का घर है, तो जाहिर है कि जब अर्थ की बात होगी तो उस घर से भी मतलब रहेगा। और 11वां भाव मान लिया कि पैसा कमाना है, लाभ नहीं हो रहा है तो दिक्कत होगी। तो ये देखना है कि लाभ कितना हो रहा, तभी हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, तो वो 11वें भाव को भी देखेंगे। और व्यय कितना हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर हमारा व्यय बहुत ज़्यादा है तो जाहिर है कि हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें ऋण चुकता करना है, लेकिन यहाँ पर जो व्यय है वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है कि समन्वय नहीं बैठ पाएगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा, यानी हमें उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलने का मतलब हर तरह से है, चाहे वो ऋण रोग रिपु से है या धन से है या जीवन से है, वो हर तरह के मोक्ष की बात है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कौन सी चीज़ कहाँ से देखनी है वो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अगर धर्म की बात आए, धर्म में जातक के बारे में,
उसके संतान के बारे में या उच्च शिक्षा के बारे में, तो इस तरह से इसका इस कुंडली से हम पता करेंगे। आगे अगर मान लीजिए कि ये कुंडली मेष लग्न की है, तो ये मेष होगा, ये दूसरा वृषभ हो जाएगा, ये तीसरा मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इनके जो भाव हो गए, यहाँ पर प्रथम भाव किसका है? मेष का। यानी प्रथमेश कह लीजिए या लग्नेश कह लीजिए, ये हम यहाँ पर पता कर लेंगे। पहले लग्नेश कौन है? यहाँ पर मेष राशि है तो लग्नेश हो गए मंगल। इसी तरह से वृषभ राशि दूसरे घर में, तो द्वितीयेश या धनेश, धनेश जो हुए वो हुए शुक्र। इसी तरह से तीसरा भाव धनु का, मिथुन का, तो प्राक्रमेश हो गए बुध। सुखेश चौथा घर, चतुर्थेश या सुखेश ये हो गए चंद्रमा। पांचवा संतानेश सूर्य, और छठा रोगेश, ये हो गए बुध। यहाँ पर सातवां मदनेश हो गए शुक्र, जीवनेश हो गए मंगल, और धर्मेश हो गए गुरु। यहाँ कर्मेश जो है वो है शनि, लाभेश भी शनि है, और व्यय के मालिक हैं गुरु। इस तरह से भाव और भावेश के बारे में पता कर लेंगे कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो कर्म का भाव मिला हुआ है शनि को, पराक्रम का भाव मिला हुआ है बुध को। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो सुख का भाव जो वो चंद्रमा का है, चाहे वो माता का सुख हो, चाहे वो मकान का सुख हो, चाहे वाहन का सुख हो, वो डिपार्टमेंट मिला हुआ है चंद्रमा को। इस तरह से संतान का सुख मिला हुआ है सूर्य को। तो भाव और भावेश ये पूरा आपको व्याख्या कर दी। आगे अगला गोचर। गोचर ठीक वैसे है जैसे एक पोस्टमैन, एक डाकिया जो है वो फल लेकर के और पहुंचता है जातक तक। वो फल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। जैसे डाकिया का कोई मतलब नहीं है कि उस पैकेट के अंदर क्या है, वैसे ही गोचर से कोई मतलब नहीं है कि फल अच्छा है या बुरा है। वह सिर्फ मौके पर लेकर के फल को पहुंचता है।
इस तरह से भाव और भावेश के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। इन भावों का और उनके राशियों का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग दृष्टियां हैं। बाकी गोचर, दशा और योग कारक के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।